फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके चैनल ब्रेन फूड में। इस वीडियो में हम जो बीए प्रोग्राम के जो स्टूडेंट हैं फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर के, जो उनके एनवायरमेंटल साइंस का जो सब्जेक्ट है पर्यावरण विज्ञान, इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं। इट मीन्स मैं आपको इसमें क्वेश्चन तो बताऊंगी ही, साथ साथ मैं उसके आपको आंसर की एक्सप्लेनेशन भी करूंगी। ठीक है, तो आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो इसका आपका क्वेश्चन फोर्थ है चैप्टर क्लास 4 का, इसमें यह है कि पाइतंत्र क्या है, पाइतंत्र की संरचना और कार्यों का वर्णन करें। या फिर आपसे पेपर में ये भी पूछ सकता है कि पाइतंत्र के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। या फिर एक तरीके से आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि पाइतंत्र की परिभाषा देते हुए उसके महत्व तथा खतरों का वर्णन करें। तो किसी भी टाइप से आपसे इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछ सकता है, और ये मे भी आपका है ना, ये मे भी आपका थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर होगा जो इससे रिलेटेड होगा। मतलब इस चैप्टर से रिलेटेड आपके इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको अगर पहले बता देती हूँ ना कि आपको ना मैंने क्लास फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड, इन सब में 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कराए हैं। अगर आपने उन क्वेश्चंस को नहीं देखा होगा तो वो वीडियोस भी देख लेना, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी। ओके, वो आपको अगर पेपर में, जैसे कई बच्चों की ना ये भी क्वेरीज आ रही हैं कि मैम आप जो सेकंड सेमेस्टर में हैं वो कितनी यूनिट्स आएंगे और फर्स्ट सेमेस्टर में कितनी यूनिट्स आ रही हैं। तो डियर, मैं आपको ये पहले बता देती हूँ कि जैसे कि आपके जो फर्स्ट सेमेस्टर की आप बुक ओपन करते होंगे, सोल की जो वेबसाइट पे आपको प्रोवाइड है, तो उसमें आपकी टोटल 10 चैप्टर्स दे रखे हैं। तो ये मैं श्योरिटी के साथ तो नहीं कह रही कि इट मीन्स आपके कोई कम चैप्टर आएंगे या कितने आएंगे, बट हाँ, अगर आपके उसमें 10 चैप्टर दे रखे हैं तो आपको वो चीज़ करनी है। और वहीं दूसरी और जो सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनमें भी सेम टू सेम वही 10 चैप्टर्स दे रखे हैं फर्स्ट टू 10 तक। मतलब कोई सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं है। तो कई बच्चों की ये रह रहा है कि मैम हाफ चैप्टर आएंगे क्या, 5 चैप्टर फर्स्ट टर्म और 5 चैप्टर के सेकंड टर्म में आएंगे, मतलब सेकंड सेमेस्टर में। तो डियर, मैं आपको ये चीज़ नहीं कहूँगी, बट हाँ, आप अपनी तरफ से पूरी प्रिपरेशन करके रहें। क्योंकि मान लीजिए कि आपने सोचा कि 5 चैप्टर ही आएंगे, और अगर आपके 10 चैप्टर में से कोई क्वेश्चन बन के आ गया तो फिर ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसलिए आप अपनी तरफ से पूरी तैयारी रखें। कोई ये चैप्टर कोई डिफिकल्ट चैप्टर वो सब्जेक्ट तो है नहीं आपका कि आपको बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं क्वेश्चन को मतलब वो करने में, समझने में। तो ये बहुत ईजी है, जो हमारे मतलब डेली लाइफ से रिलेटेड भी है आपके तरीके, एक तरीके से देखा जाए, जो आप बचपन से ही सुनते और पढ़ते आ रहे हैं, चाहे प्रदूषण हो या फिर पाइतंत्र ही क्यों ना हो। ये आपका 8th क्लास का सेकंड चैप्टर ही है मे बी, क्योंकि मैंने मतलब मुझे याद है मैंने अपने टाइम पे जो पढ़ा था 8th क्लास में, तो सेकंड चैप्टर ही था जो पाइतंत्र का था। तो मतलब ये सब चीज़ें ना हमने पहले से पढ़ रखी हैं। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कोई डिफिकल्टीज आएंगी नहीं। तो आप अपनी तरफ से आप क्या करके रखिए ना कि फर्स्ट टू 10 तक सारे चैप्टर्स को आप रेडी रखिए। अगर आपके सेकंड सेमेस्टर में आए वही सब सारे चैप्टर, तो आपके तो पहले से प्रिपरेशन होगी। एक तरीके से आपको एज अ रिवीजन उसको दोहराना होगा, और कुछ करने की नीड नहीं पड़ेगी आपको सेकंड सेमेस्टर में, अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में ये पढ़ लिया तो इसलिए मेरी तरफ से तो यही रहेगा कि आप 10 के 10 चैप्टर पढ़ के रहें, जिससे कि पेपर में आपको कोई भी क्वेश्चन स्किप ना हो। ठीक है, तो आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने इसलिए इस वीडियो में आपको बताना नेसेसरी समझा क्योंकि बहुत बच्चों की क्वेरीज आ रही थी कि मैम कितने चैप्टर्स आएंगे और कितने चैप्टर्स नहीं आएंगे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको इसी वीडियो में बता दूं कि जिससे कि बच्चों में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, मतलब माइंड में जो बच्चे सोच रहे हो, उनकी ये दिक्कतें मतलब एक तरीके से खत्म हो जाए। ठीक है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंगली तो मैं इसमें श्योरिटी नहीं हूँ। अगर आपको कोई और अदर इन्फॉर्मेशन कहीं से प्रोवाइड होती है तो आप उसको फॉलो ज़रूर कर सकते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंगली जो मुझे राइट लगता है तो मैंने वो चीज़ आपको बता दी है। अब हम इसमें देखेंगे कि पारितंत्र है क्या। अगर आपने मेरी जो यूनिट सेकंड करके मैंने आपको अगर वीडियो जो प्लेलिस्ट मैंने प्रोवाइड करवाई ना, उसमें मैंने आपको पारितंत्र का बहुत अच्छे से चैप्टर कंप्लीट करवा रखा है। अगर आपने वो भी नहीं देखा होगा ना तो वो भी देख लेना, वो भी बहुत ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल रहेंगी। क्योंकि एक तरीके से वो उसी जो इतना भी मैंने वो करवाया ना यूनिट का, वो सब इसी क्वेश्चन के आंसर एक तरीके से बन रहा है। तो इसमें हम एक और बार देख लेते हैं कि पारितंत्र है क्या। कि प्रकृति में जीवों के विभिन्न समुदायों का एक साथ रहते हैं और परस्पर एक दूसरे के साथ अपने अपने भौतिक पर्यावरण के साथ एक पारिस्थितिक इकाई के रूप में अन्योन्य क्रिया करते हैं। इट मीन जो आपस में एक दूसरे के साथ क्या होना, मतलब इस धरती पे क्या है, बहुत से जीव रहते हैं। आपस में जो अंतर क्रिया करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, पारितंत्र कहते हैं। पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र, ये दोनों एक ही वर्ड है। आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि पारितंत्र अलग होता है और पारिस्थितिक तंत्र अलग होता है। अगर पेपर में टर्म यूज़ हो जाती हैं तो बिल्कुल भी आपको कंफ्यूजन में नहीं आना है कि हाँ ये वर्ड तो मैंने सुना ही नहीं है। कहीं पे मैं आपको पारिस्थितिक तंत्र भी बोल सकती हूँ, कहीं पे मैं आपको पारितंत्र भी कह सकती हूँ, बट इसका मतलब ये एक ही है। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। और इस शब्द की रचना 1935 में एजी टेंसलर के द्वारा की गई थी।
एक पाईतंत्र प्रकृति की क्रियात्मक इकाई है जिसमें इसके जैविक और अजैविक घटक के बीच अनेक जटिल अनुक्रियाएं सम्मिलित हैं। अभी जैविक घटक और अजैविक घटक आपने अगर इससे पहले की जो प्रीवियस वीडियोस हैं उसमें मैंने आपको क्वेश्चंस के अंदर ये पर्यावरण के घटक के अंदर भी करवा रखा है, जैविक घटक और वो अजैविक घटक। अगर आपने उसमें देखा होगा तो आपको पता चल चुका होगा। मैं एक तरीके से इसमें भी आपको बता देती हूँ इन शॉर्ट वे में कि जो बच्चे यहाँ से भी वीडियो देख रहे हो तो उनको भी समझ में आ जाए। जैविक घटक होता है जिसके अंदर एक तरीके से जीव जंतु सम्मिलित होते हैं, जैसे कि आपके मनुष्य हो गए, जीव हो गए, पेड़ पौधे हो गए, ये आपके जैविक घटक के अंदर आ जाते हैं। और अजैविक घटक के अंदर जितनी भी आपकी निर्जीव वस्तुएं होती हैं, चाहे वो आपके सागर, महासागर, पर्वत, पठार या फिर जो भी मतलब प्रकाश, ये सारी चीजें अजैविक घटकों के बीच आ जाए। और इनके बीच में जो आपस में जो क्रियाएं होती हैं, उन्होंने क्रियाएं सम्मिलित हैं। उदाहरण के लिए तालाब पाई तंत्र का एक अच्छा उदाहरण है। अब ये क्यों कहा गया है कि जो तालाब है वो एक पाई तंत्र का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तालाब एक पूर्ण बंद और स्वतंत्र पाइथन का उदाहरण है। अब वो कैसे? यह किसी भी पाइथन की मूलभूत संरचना और कार्यों का अध्ययन करने का एक सरल साधन है। ये सौर ऊर्जा पर कार्य करता है तथा अपने जैविक समुदायों को समावस्था में बनाए रखता है। इसमें एक लास्ट लाइन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी यहाँ से कि यदि आप एक गिलास तालाब का पानी या एक चम्मच तालाब की तलहटी का कीचड़ एकत्रित करते हैं ना, तो इसमें ना पौधे, जंतु, अकार्बनिक कार्बनिक पदार्थ का मिश्रण होता है। आपको अगर पता होगा कि जब तालाब का जो पानी है, अगर उसको हम ध्यान से देखें तो उसके अंदर आपके जीव जंतु, एक तरीके से आपके जो कीड़े मकोड़े जो भी होते हैं, जंतुएं पाए जाते हैं, पौधे मिल जाएंगे आपको उसमें, अकार्बनिक पदार्थ या कार्बनिक जो भी पदार्थ हैं वो सारे उस जल के अंदर क्या होते हैं, मिले होते हैं। और जब इन सभी का एक तरीके से एक जगह समावेश होना और इन सब में आपस में क्या होना है, अंतर क्रिया होना, इसी को तो हमने पाई तंत्र का है ना। तो इसलिए कहा गया ना कि जो तालाब है ना वो पाइथन का बहुत अच्छा एक तरीके से एग्जाम्पल है। और किसी तालाब पाइथन में निम्नलिखित घटक पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि पाइथन की संरचना या फिर आप इसके घटक कह सकते हैं, ठीक है। पारिस्थितिक तंत्र की घटक क्या है या फिर संरचना, इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। एक पारिस्थितिक तंत्र की संरचना जैविक और अजैविक दोनों घटकों से बनी होती है। जैसे कि मैंने आपको नाम से बताया कि जैविक घटक क्या होते हैं, जीवित, और अजैविक घटक क्या होते हैं, निर्जीव। और हाँ, एक बात और, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ना अजैविक घटक को क्या कहते हैं और जैविक घटक को दूसरे नेम में क्या कहते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। मैंने आपको दूसरा नेम भी इसका बता रखा है, पेपर में आपके एग्जाम में आ सकता है कि सॉरी मेरे मुंह से भी निकलने वाला था, मैं आपको बता ही देती हूँ। यहाँ तो यार भौतिक घटक भी कहते हैं और अभौतिक घटक भी कहते हैं इन दोनों को, ठीक है। तो अगर पेपर में आपके एग्जाम्पल में आ जाता है पेपर में, तो आप इसको ध्यान में रखना कि अभौतिक और भौतिक घटक होते हैं जैविक और अजैविक घटक, ठीक है। दोनों और ये क्या है, जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र है वो इन्हीं दोनों घटकों से बना है। आप देखते हैं अपनी जैसे पृथ्वी पे तो निर्जीव वस्तुएं होती हैं और सजीव वस्तुएं होती हैं, और क्या होती हैं, यही दोनों चीजें तो होती है ना। और इन्हीं दोनों से हमारा क्या होता है, पूरा का पूरा पारितंत्र बना हुआ होता है, जो आपस में क्या कर रहा होता है, क्रियाएं कर रहा होता है, परस्पर क्रियाएं चलती हैं। इसी को हम पारितंत्र कहते हैं, जो जटिल रूप से परस्पर जुड़े हुए होते हैं। इस संरचना को मुख्य दो घटकों में वर्गीकृत किया गया है। फर्स्ट आपका मैं आपको जैविक घटक के अच्छे से पढ़ा देती हूँ। वैसे तो मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी आपको जैविक घटक के बारे में बता रखा है, बट मैं आपको इसमें भी, क्योंकि आंसर का आपको रिप्लाई मुझे देना है कि हाँ इसका आंसर क्या होगा, इसलिए मैं आपको इसमें भी ये चीज़ वापस से रिवाइंड करवा रही हूँ। तो अगर आपने वो वीडियो देख रखी होंगी तो आप इसको 2x की स्पीड पे भी सुन सकते हैं, जैसे कि आपका स्किप भी ना हो, आपको छोड़ना भी ना पड़े, और आप देख भी लें और आप समझ भी लें। एक बार आपका क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। तो जैविक घटक किसी पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों से तात्पर्य है उसमें मौजूद सभी जीवित जीवों से है। इट मीन जितनी भी जंतु होते हैं जो जीवित होते हैं उससे होते हैं। और मैंने ये ना आपको जैविक और अजैविक घटक ये पर्यावरण के घटक के अंदर करवाए थे, ठीक है। तो इसका भी आप ध्यान रखना कि पर्यावरण की दृष्टि से जैविक और अजैविक घटक, और यहाँ पे हम देख रहे हैं पारितंत्र की दृष्टि से जैविक और अजैविक घटक। उन्हें उनकी पोषण संबंधी आदतों के आधार पर 3 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। जो जैविक घटक है ना, ये भी आपका 3 टाइप से डिवाइडेड है। एक तो आपका हो जाता है जो आपका क्या होता है, उत्पादक, मतलब जो प्रोड्यूसर होता है, जो क्या करता है, जो मतलब एक तरीके से खाना बनाता है, जो पोषण क्या करता है, तैयार करता है। दूसरा आपका हो जाता है उपभोक्ता, ठीक है। और तीसरा आपका हो जाता है जो जिसको हम क्या कहते हैं, वो माइंड में आ नहीं रहा, क्या बोलते हैं उसको हम, 1 सेकेंड, हाँ डीकम्पोजर कहते हैं, ठीक है। आपका इस टाइप से होता है। अब मैं आपको एक एक करके इसको एक्सप्लेन करती जाती हूँ।
ठीक है। जैसे निर्माता होगा जिसको हम उत्पादक भी कह सकते हैं। आपके इसके अंदर कौन आ जाएगा, उत्पादक कौन होता है, आपके पेड़ पौधे होते हैं ना, आपने देख रखा है अगर जैविक घटक में देखूं तो उत्पादक कौन होगा, आपके पेड़ पौधे, क्योंकि पेड़ पौधे ही क्या होते हैं जो खुद अपना खाना क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, बना सकते हैं, किसकी क्रिया के थ्रू, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। तो उत्पादक जिन्हें हम ऑटोट्रॉफी के रूप में भी जानते हैं, इट मीन्स इसका इंग्लिश में नाम क्या होता है ना, ऑटोट्रॉफ कहते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है। तो इसलिए इसको उत्पादक भी कह देते हैं, निर्माता भी कह देते हैं और ऑटोट्रॉफी भी कह देते हैं। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से सूर्य के प्रकाश को ऊर्जा में परिवर्तित करने में सक्षम जीव स्थलीय परितंत्र में पौधे उत्पादकों के प्राथमिक उदाहरण होते हैं। अभी आप ना पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार देखेंगे और उस प्रकार में ना आप एक स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के भी देखेंगे, और इसमें आपका जो पौधे है ना, ये क्या है, एक तरीके के प्राथमिक उदाहरण है। जबकि फोटो प्लांटकन जलीय वातावरण में उत्पादक है। उत्पादक खाद्य श्रृंखला का आधार बनाते हैं और अन्य जीवों को जीविका प्रदान करते हैं। जो हमें, जैसे अब हमें भी कौन जीविका प्रदान करता है, जीव पेड़ पौधे ही करते हैं। तो यही कहा गया है ना कि निर्माता कौन है, जैविक घटक के अंदर आपको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। मैं दोबारा से रिवाइंड कर रही हूँ आपको। एक तो आपका हो जाता है निर्माता, जिसे हम उत्पादक भी कह देते हैं। दूसरा आपका रहता है उपभोक्ता, जिसमें हम आते हैं, इसमें जो मनुष्य और या जीव जंतु आ जाते हैं। तीसरा आपका हो जाता है डीकम्पोजर। अब डीकम्पोज होता है जो मृतजीवी परजीवी होते हैं ना, जो दूसरों से अपना एक तरीके से खाद्य, मतलब वो दूसरों के शरीर से अपना एक तरीके से भोजन दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। अभी मैं उसको भी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी आपको। अब उपभोक्ता क्या होता है, उपभोक्ता जिन्हें हम हेटेरोट्रॉफी भी कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है, हेटेरोट्रॉफी भी कहते हैं इसको। मुझे बोलना नहीं आ रहा होगा तो आप इसको थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में नेगलेक्ट करना। ऐसे जीव जो अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। तो इसके अंदर है ना आपके कौन आ जाते हैं, ये मनुष्य आ जाते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं ना कि उपभोक्ताओं को भी ना 3 कैटेगरी में बांटा जाता है। मैं इजी लैंग्वेज में बता रही हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा ना ये प्रॉपर वे में नहीं लिखा हुआ, तो मैं आपको ना इजी लैंग्वेज में बता रही हूँ। जैसे कि जो उपभोक्ता के 3 कैटेगरी आ जाती है। एक तो जो होते हैं शाकाहारी, जो क्या खाते हैं सिर्फ ओनली शाक सब्जी खाते हैं। दूसरे आपके हो जाते हैं जिनको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, हार्बीवोरस कहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट आपके हो जाते हैं कार्निवोरस, जिनको हम क्या कहते हैं, मांसाहारी, जो सिर्फ क्या कहते हैं, मांस वही खाते हैं। जैसे आपका जो शेर है ना, वो इस कैटेगरी में आ जाता है, क्योंकि वो क्या करता है, वो दूसरे जानवरों का सिर्फ मांस खाता है। और जो शाकाहारी हो गए उस कैटेगरी में कौन से उपभोक्ता आ गए, हिरन, और वो दूसरों से तो अपना वो पालन पोषण कर रहे ना, तो इसलिए उनको इस कैटेगरी में रखा गया है। और तीसरी कैटेगरी आपकी हो जाती है कौन सी, सर्वाहारी, जिसके अंदर कौन आते हैं, मनुष्य आते हैं। इट मीन्स वो साग सब्जी भी खाते हैं और मांस मच्छी भी खाते हैं, तो इनको इस कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। तो आपने देख लिया कि जो हमारे उपभोक्ता हैं उनको हमने 3 कैटेगरी में किस टाइप से डिवाइड कर रखा है, और ये आपके किसके अंदर है, ये आपके जैविक घटक के अंदर हैं। तो आइए अब हम नेक्स्ट देखते हैं आपका जो क्या कौन थे अपघटक, जिनको हम हिंदी में क्या कहते हैं, अपघटक भी कह लेते हैं। डीकम्पोजर, जिन्हें सेप्रोट्रॉफिस भी कहा जाता है, मृत कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने और पोषक तत्वों को पारिस्थितिक तंत्र में वापस लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि अगर कोई जानवर मर जाता है तो उसके ऊपर कीड़े लग जाते हैं, या फिर ब्रेड का ही फुफुंदी लग जाती है ब्रेड के ऊपर ही, तो वो क्या है, वो खुद ही क्या हो जाते हैं, पनप जाते हैं, और पनप कर क्या करते हैं, वो अपना पालन पोषण करते हैं उसी चीज़ से। इट मीन्स वो क्या है, मृत शरीर से अपना पालन पोषण करते हैं। तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, डीकम्पोजर कहते हैं, हिंदी में इसको अपघटक भी कह देते हैं, ठीक है। अब मैंने इससे वैसे प्रीवियस वीडियो में आपको ये अच्छे से समझा रखा है, तो मैं ये मानकर चल रही हूँ कि आपने वो वीडियोस देख रखी होंगी। जैसे इसमें कवक आ गए, जो फंगीज हो जाती हैं, बैक्टीरिया हो गए, डीकम्पोजर के उदाहरण हैं, जो पोषण चक्र को क्या करते हैं, सुविधाजनक बनाते हैं। और आपने देख भी रखा है कि अगर एक मतलब मान लीजिए कोई एनिमल है, अगर कोई जानवर मर जाता है तो उसके ऊपर जो कीड़े लग जाते हैं, वो कीड़े उसको क्या कर देते हैं, खा जाते हैं, और खाकर उसको क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं। तो क्या कर रहे हैं, एक तरीके से वो पोषण चक्र को क्या कर रहे हैं, एक तरीके से सुविधाजनक बनाते हैं। तो आपने देख लिया कि जैविक घटक के अंदर आपके ये 3 आते हैं, कौन कौन से, दोबारा से रिवाइज करवा देती हूँ आपके। एक तो हो जाता है निर्माता, जिसको हम उत्पादक भी कह लेते हैं। नेक्स्ट हो जाते हैं आपके उपभोक्ता, ठीक है, जो क्या करते हैं, मनुष्य इसके अंतर्गत आ जाते हैं, जो मनुष्य हो गए या जीव जंतु। और इसके अंदर कौन आ जाते हैं, इस कैटेगरी के अंदर, उत्पादक के अंदर आपके पेड़ पौधे। थर्ड कैटेगरी आती है आपके अपघटक, इसके अंदर आपके क्या आ जाते हैं, कवक, बैक्टीरिया, या जो भी होता है कीड़े मकोड़े, जो क्या करते हैं, अपना पालन पोषण दूसरे के मृत जीव शरीर से करते हैं, परजीवी कहते हैं हम इसको, ठीक है। अब हम देखते हैं अजैविक घटक, जो हमारे पारितंत्र के 2 घटक थे, अजैविक और जैविक घटक। तो अब हम इसमें देखते हैं अजैविक घटक क्या होते हैं।
किसी पारिस्थितिक तंत्र के अजैविक घटकों में वह सभी निर्जीव कारक शामिल होते हैं जो पारिस्थितिक तंत्र की कार्यप्रणाली को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। अब इसमें जितने भी आपके निर्जीव चीजें हो जाते हैं, निर्जीव वस्तुएं, जैसे इनमें आपका हवा हो गया, पानी हो गया, मिट्टी हो गया, सूरज की रोशनी, तापमान, खनिज, हवा, ऊंचाई जैसे तत्व क्या होते हैं इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। और इन सबको अगर आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन इसकी चाहिए तो मैंने इसको प्रीवियस वीडियो में आपको मैंने ये चीज़ करवा रखी है, तो उसी से ये कोरिलेट करती हुई है। ठीक है, अजैविक कारक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पारिस्थितिक तंत्र के भीतर जीवित जीवों के वितरण और व्यवहार को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। अब जैसे कि आपका हवा ही है, ये वही है, तापमान है, तो ये क्या करता है, हम जो मनुष्य होते हैं या कोई भी जीव होता है उसके रहने सहने के ढंग को क्या करता है, बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। मान लीजिए जैसी जलवायु होती है, जलवायु भी हमारे लोगों के ऊपर, मनुष्यों के ऊपर क्या करती है, इफेक्ट डालती है ना। तो इसलिए कहा गया है ना, जो जो अजैविक कारक है वो चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो या फिर अप्रत्यक्ष रूप से, वो दोनों टाइप से क्या करती है, एक तरीके से मनुष्य के जीवित जीवों के ऊपर क्या करती है, व्यवहार को प्रभावित करती है। अब नेक्स्ट है आपका कि पाइतंत्र के प्रकार। अब पाइतंत्र के प्रकार को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है आपको। जैसे अजैविक और जैविक घटकों के समूह के मध्य होने वाली पारस्परिक क्रिया के क्रियान्वयन की इकाई पाइतंत्र कहलाती है। मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि जो जैविक घटक होते हैं और जो अजैविक घटक होते हैं, इनके बीच में जो परस्पर क्रियाएं होती हैं, आपस में जो इनका वो अंतर क्रियाएं चलती रहती हैं, उन्हीं को हमने पाइतंत्र कहा है। और सौर विकिरणों पर आश्रित पाइतंत्र प्राकृतिक पाइतंत्र कहलाता है। अभी मैं आपको एक एक करके इन पाइतंत्र के प्रकार बताऊंगी। जैसे आपका आ जाता है, फर्स्ट आ जाता है आपका वन पाइतंत्र। अब वन पाइतंत्र के अंदर क्या आता है, जैसे कि इसके नेम से पता चल रहा है कि वृक्ष प्रधान प्राकृतिक पौधों के समूह को वन कहा जाता है। कि इट मीन जहाँ पर वृक्ष की ज़्यादा प्रधानता होती है, इट मीन जहाँ पे क्या है, वृक्ष ज़्यादा से ज़्यादा आपको पाए जाते हैं, उसी को हम वन कहते हैं। अब मान लीजिए कि आपके जैसे शहर में कहीं एक आध पेड़ खड़े हैं, तो क्या आप उसे वन कहते हैं, नहीं कहते ना। जहाँ पर वृक्ष की क्या हो, एक तरीके से मैक्सिमम क्वांटिटी हो, तो उसी को हम वन कहते हैं। और इस तंत्र के मुख्य तत्व क्या होते हैं, तापमान होता है, मृदा होती है, आर्द्रता होती है। क्योंकि एक वन को पनपने के लिए, इट मीन्स एक वन को अच्छे से खड़ा होने के लिए टेम्परेचर अच्छा चाहिए, मृदा अच्छी चाहिए, और जो आर्द्रता, जो ह्यूमिडिटी होती है वो अच्छा चाहिए, सूर्य की प्रकाश की किरणें अच्छी चाहिए। तो ये इसके क्या होते हैं, मुख्य तंत्र होते हैं। ठीक है, और इस पाइतंत्र में जैविक एवं अजैविक घटक मिलकर क्या करते हैं, कार्य करते हैं। फूल देने वाली प्रजातियां, फूल ना देने वाली प्रजातियां, या फिर जो स्तनपायी हो जाते हैं या सरीसृप, मछलियां, अन्य सूक्ष्म जीव वन पाइतंत्र के अंदर ही आते हैं। क्योंकि ये सब क्या है, ये वन के अंदर ही पाए जाते हैं और ये आपस में क्या कर रहे होते हैं, अंतःक्रिया कर रहे होते हैं। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, वन पाइतंत्र कहते हैं। और ये सब इनके अंदर क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। वन पाइतंत्र विभिन्न जीवों के आवास, विपरीत पर्यावरणीय दशाओं में सुरक्षा, जैसे कि उनके रहने का ठिकाना होता है, जो घर आवास होता है, वो उसी को तो हम आवास कहते हैं ना, मीन्स जहाँ पे जो जीव जंतु है वो रहते हैं। तो ये एक तरीके से इनको आवास भी प्रदान करता है जीवों को, और विपरीत पर्यावरणीय दशाओं से सुरक्षा भी प्रदान करता है। इट मीन जो पर्यावरणीय जो वो आ जाती है, जैसे गर्मी ज़्यादा होना या फिर बाढ़ का आना, तो इन सब से भी उनको क्या करते हैं, सेफ्टी देता है। मृदा व जल का संरक्षण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आपने देख लिया कि इसके एक प्रकार में आपका क्या आ जाता है, वन पाइतंत्र आ जाता है, जिसको हम वन पारिस्थितिक तंत्र भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है आपका घास पाइतंत्र। अब इसमें क्या है, चरगाह ऐसे वृक्षहीन क्षेत्र हैं जहाँ विस्तृत घास प्रजातियां पाई जाती हैं। क्योंकि निम्न वर्षा क्षेत्र होने के कारण बड़े झाड़ व पेड़ नहीं उग सकते। इट मीन जहाँ पर वर्षा सही तरीके से नहीं होती, तो वहाँ पे कैसे होंगे, छोटे छोटे घास के मैदान टाइप में होगा, और उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम घास पाइतंत्र भी कहते हैं। किंतु इतनी वर्षा घास के आवरण को क्या करते हैं, पैदा करने के लिए पर्याप्त होती है। इट मीन जब कम वर्षा होती है तो क्या है, वो घास को ही पनपने के लिए सिर्फ लाभदायक होती है, कंपेरिजन टू वन को नहीं। ना पेड़ को वो क्या कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, ना झाड़ जो पेड़ पौधे होते हैं उनको। ठीक है, और इस प्रकार के पाइतंत्र में शाकाहारी अधिक पाए जाते हैं। जैसे कि आपने ऊपर देखा अभी वन पाइतंत्र के अंदर, तो इसके अंदर आपका था कि आपको सब टाइप के जीव जंतु मिलते हैं, चाहे सरीसृप हो गया, स्तनपायी हो गई, मछलियाँ हो गई, या फिर कोई भी सूक्ष्म प्राणी हो जाता है, वो सब इसके अंदर आते हैं। परंतु जो आपका घास पाइतंत्र है, इसके अंदर ओनली ज़्यादातर कौन आएगा, शाकाहारी आएंगे। जैसे आपका कौन हो गया, हिरन हो गया, जो हिरन होते हैं वो भी तो घास खाते हैं, या फिर आपके खरगोश हो गया। तो ये इस टाइप के जो जीव जंतु हैं वो इस पाइतंत्र के अंदर आते हैं। और यह पाइतंत्र कृषि क्षेत्र में परिवर्तित कर दिए जाते हैं, क्योंकि इनकी उर्वरता दर
उच्च होती है, इसलिए इनको क्या कर दिया जाता है, कृषि के लिए लाभदायक माना जाता है, क्योंकि इनमें क्या होती है, उच्च उर्वरता होती है, मतलब इसके अंदर ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है, तो इसलिए इसको कृषि के लिए लाभदायक माना भी जाता है, जो घास परितंत्र है। नेक्स्ट है आपका मरुस्थलीय परितंत्र। अब मरुस्थलीय परितंत्र कैसा होगा, जैसे कि आप नाम से ही समझ में आ रहा है मरुस्थल। अब मरुस्थल कहाँ पे पाए जाते हैं, आप देखते वो राजस्थान जैसे एरिया में, मतलब जहाँ पर रेगिस्तान टाइप का एरिया जो होता है, जहाँ पर क्या है, वर्षा की क्या होती है, बिल्कुल ही कमी होती है। एक तो आपका परितंत्र किस टाइप का, जहाँ पे वर्षा को उसको पर्याप्त मात्रा में वर्षा मिल रही है, आर्द्रता मिल रही है, तापमान अच्छा है, मृदा अच्छी है, आर्द्रता सही है, तो इस टाइम में क्या होगा, वन पनपेंगे। और जहाँ पर मतलब वृक्ष कम होते हैं, मतलब वर्षा कम होती है, तो वहाँ पे कैसे वो हो जाता है, घास परितंत्र हो जाता है। और जहाँ पर बिल्कुल ही वर्षा कम होती है, जहाँ पर मतलब वर्षा ना के बराबर होती है, तो वो मरुस्थलीय परितंत्र होता है। जैसे पृथ्वी पर जहाँ 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, उन क्षेत्रों में मरुस्थलीय वन परितंत्र का विकास होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रेगिस्तान ये सब जगह जो होती है वो क्यों है, क्योंकि वहाँ पे कैसे पेड़ पौधे पाए जाते हैं, वहाँ पे कटीले वन पाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि वो वाष्पोत्सर्जन क्या करते हैं, एक तरीके से उसका ह्रास होने से बचाते हैं, इसलिए वहाँ पे जो पत्तियाँ होती हैं वो कैसे रूप ले लेती है, कांटों का रूप ले लेती हैं। आपने ज़रूर अपनी छोटी क्लास में इन सबको पढ़ रखा होगा। और इस परितंत्र में कांटेदार पौधे, झाड़ियाँ जैसे पौधे पाए जाते हैं, ठीक है। और मरुस्थलीय क्षेत्र की प्रमुख जो फसलें होती हैं वो क्या है, बाजरा हो गई, गेहूं हो गए, जौ हो गया, मक्का हो गया, ये सब इनकी प्रमुख फसलें होती हैं। और ऐसे ही मरुस्थलीय परितंत्र में उपभोक्ताओं के रूप में अनेक प्रकार के कीट, पूर्वानुकूली जीव जो होते हैं, सरीसृप मिलते हैं। इसमें सांप, कुतरने वाले जीव और ऊंट प्रमुख होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जब मरुस्थल में ऊंट को कितना ज़्यादा, मतलब एक तरीके से वो उसके लिए कितना ज़्यादा मेन होता है, तो ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर इस टाइप के जो जीव जंतु हैं वो रहते हैं। तो आपने देख लिया कि जो मरुस्थलीय परितंत्र है वो किस टाइप का है। नेक्स्ट है आपका जलीय परितंत्र। अब इसमें क्या है, जलीय परितंत्र अनेक प्रकार के होते हैं। इसमें लघु स्तर पर झील हो गई, तालाब हो गया, नदियाँ हो गई, आदि मृदुल जलीय परितंत्र, तथा वृहद स्तर पर खाड़ी, सागर, महासागर परितंत्र देखे जाते हैं। इट मीन्स जो आपके जो जलीय में हो गए, ये दो टाइप से इसमें डिवाइडेड हो जाते हैं जलीय में, जलीय परितंत्र को। एक तो आपका हो जाता है मतलब कि लघु रूप में, मतलब जो छोटे तौर पे पाए जाते हैं, जैसे झील, तालाब और आपके वो हो जाते हैं, नदियाँ हो गई। और जो जलीय परितंत्र में जो बड़ा वृहद होता है आपका, उसमें आपके महासागर आ गए, खाड़ी आ गई, जो बंगाल की खाड़ी, ये सब क्या है, ये आपके जलीय परितंत्र के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे नदियाँ, झीलें, तालाब, समुद्र इसी पाइतंत्र का भाग है। और इसी पाइतंत्र में पौधे व प्राणियों की प्रजाति जल में रहने वाली सक्षम होती हैं। मनुष्य का जीवन पूर्णतः जलीय परितंत्र पर निर्भर होता है। आप जानते हैं कि जो मनुष्य के लिए जो जल है वो कितना ज़्यादा ज़रूरी है, जल है तो जीवन है, इस टाइप से आपने स्लोगन भी सुन रखा है। तो यही बात कही गई है ना कि जो मनुष्य का जीवन जो होता है ना वो पूर्णतः मतलब पूरी तरह से किस पे डिपेंड है, जलीय परितंत्र पर ही डिपेंड है। चाहे जैसे वन वन भी, जो वन परितंत्र है ये भी मनुष्य के लिए बहुत ही उपयोगी होता है, क्योंकि इसी से क्या होता है, एक तरीके से जो मनुष्य होता है उसको उसके लायक खाने पीने का क्या होता है, पदार्थ मिलते हैं। जो घास परितंत्र आपका उसमें कृषि होती है, तभी तो हम कुछ खाने योग्य हमारे क्या होता है, सामान होता है। तो यही बात कही गई है कि ये मनुष्य के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने देख ली ये 4 प्रकार के हमने क्या पढ़े हैं, पाइतंत्र के आपके प्रकार पढ़े। एक तो आपका कौन हो गया, वन पाइतंत्र हो गया। दूसरा आपका घास का पाइतंत्र, मतलब घास पाइतंत्र। थर्ड है आपका मरुस्थलीय पाइतंत्र। और फोर्थ आपका कौन सा हो जाता है, जलीय पाइतंत्र, जो कि क्या है, मनुष्य के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। नेक्स्ट हम देखते हैं पाइतंत्र के प्रकार। अब पाइतंत्र का मुख्य कार्य खाद्य श्रृंखलाओं में ऊर्जा व पोषण का प्रवाह करना होता है। इट मीन जो ऊर्जा का संवहन होता है, इसका ये मेन कार्य होता है पाइतंत्र का। और जैविक घटकों के जीवित रहने के लिए नितांत आवश्यक होता है। इसके लिए मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जो पोषण का मतलब क्या होता है, ऊर्जा का जो वाहन होता है, जो एक तरह प्रवाह करना ही इस पाइथन का मुख्य उद्देश्य होता है। तो इसका कार्य को हम डिस्कस करते हैं। एक तो इसका कार्य में आ गया ऊर्जा का प्रवाह, दूसरा आपका खाद्य श्रृंखला, तीसरा खाद्य जाल और चौथा आपका जैव भू रसायन चक्र। अब हम इन चारों को एक एक करके पढ़ते हैं। जैसे कि जो ऊर्जा प्रवाह है, तो ऊर्जा का प्रवाह स्तर एक स्तर से दूसरे स्तर को होता है, इसे पोषण स्तर कहते हैं। और केवल जैसे कि आप जानते हैं कि ऊर्जा का जो प्रवाह है, एक पीढ़ी से, मतलब एक पीढ़ी नहीं बोलूँगी मैं उसको, एक जीव जंतु से दूसरे जीव जंतु में जाता है, तो उस प्रकार से इनका वो क्या होता रहता है, प्रवाह चलता रहता है। और केवल उत्पादक पौधे जीव ही सूर्य
ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा क्या करते हैं, अवशोषित कर पाइतंत्र को उपलब्ध कराने की क्षमता रखते हैं। इट मीन जो एकमात्र पौधे ही ऐसे हैं जो क्या करते हैं, इनिशियल स्टार्टिंग करते हैं, वो भी किसके थ्रू, सूर्य की ऊर्जा के द्वारा, मतलब सूर्य की ऊर्जा में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वो क्या करते हैं, इस चीज़ को उपलब्ध कराने में हमारी एक तरीके सक्षम होते हैं, सिर्फ ओनली कौन, पौधे ही। और ऊर्जा प्रवाह के अंतर्गत यदि पौधे सूर्य से 100% कैलोरी प्राप्त करती है तो, वन सेकेंड, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, वो नेगलेक्ट करना इस चीज़ को। जैसे इसमें मैंने बताया कि ऊर्जा प्रवाह के अंतर्गत यदि पौधे सूर्य से 100% कैलोरी प्राप्त करते हैं तो उस पौधे की पत्ती खाने वाली जो बकरी होगी ना, वो सिर्फ उसका 10% ही उससे क्या कर पाएगी, ऊर्जा कैलोरी प्राप्त करेगी। और उसके बाद उस बकरी को खाने वाले, मतलब जो बड़ा जानवर हो गया जैसे शेर हो गया, तो वो सिर्फ उससे क्या करेगा, 1% कैलोरी प्राप्त करेगा। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार जो ऊर्जा का प्रवाह है वो एक से दूसरे में हो रहा है। और जो इसकी इनिशियल स्टार्टिंग करता है, मतलब जिसको इसकी क्षमता होती है, जिसमें इसकी क्षमता होती है इसको स्टार्ट करने की, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि केवल जो उत्पादक जो पौधे ही हो सकते हैं, और कोई क्या नहीं कर सकता, प्रोड्यूसर नहीं हो सकता, क्योंकि जो पौधे हैं वही क्या है, उत्पादक है, मतलब कि प्रोड्यूसर है, कि वही क्या करते हैं, इस चीज़ का निर्माण करते हैं, निर्माण करता है। जैसे इसमें मैंने आपको पिरामिड के थ्रू बता भी रखा है, जैसे पेड़ पौधे हैं तो फर्स्ट वो क्या कर रहे हैं, अगर 100% कैलोरी वो प्राप्त कर रहे हैं, तो दूसरी जो बकरी है जो इस पेड़ पौधों को खा रही है, वो सिर्फ 10% ही प्राप्त कर पाएगी, और जो शेर है उसका 1% ही प्राप्त कर पाएगा जो उस बकरी को खाता है। तो आई होप आप ये समझ चुके होंगे कि किस टाइप से जो ऊर्जा का प्रभाव है वो चलता रहता है। तो ये इसके कार्य में आता है। नेक्स्ट है खाद्य श्रृंखला। अभी खाद्य श्रृंखला में क्या है, इसमें होता है ना कि पाइतंत्र में सभी जीव जीवित रहने के लिए एक दूसरे पे आश्रित होते हैं। जैसे कि आपका मतलब जैसे घास हो गई, ये घास है, इसको कौन खाएगा, बकरी खाएगी, बकरी को कौन खाएगा, शेर खाएगा। तो इस टाइप से क्या होता है ना कि एक मतलब एक जो जीव है वो दूसरे जीव पर क्या है, वो आश्रित है। और ऐसा ही परितंत्र में होता है, तभी तो बोला है ना कि आपस में क्या कर रहे होते हैं, अनुरण क्रिया कर रहे होते हैं, मतलब कि इनके बीच में जो परस्पर क्रियाएं होती हैं, तो इन्हीं को तो हमने क्या कहा है, पारितंत्र कहा है। और यही चीज है कि वह इसी अन्योश्रित मतलब एक दूसरे पे आश्रित द्वारा पोषण क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। इसलिए इसको क्या कहा गया है, खाद्य श्रृंखला कहा गया है, क्योंकि एक जीव दूसरे जीव पर क्या है, निर्भर है। और इसी निर्भरता को ही हमने एक जाल के रूप में हमने इसको पढ़ना है। जैसे कि आप देखते हैं, जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल भी दिया, अगर मैं इसको इजी लैंग्वेज में कहूँ तो खाद्य श्रृंखला ऐसी जैविक श्रृंखला है जिसमें जीव श्रृंखला के निचले जीव दूसरे भोजन को ग्रहण करते हैं। इट मीन्स एक जीव के दूसरे जो नीचे का जीव होगा उसको वो ग्रहण करेगा, उससे नीचे जो होगा वो उसको ग्रहण करेगा। जैसे शेर है वो हिरन को खाएगा, हिरन है वो किसको खाएगी, वो उसको खाएगा, मतलब कि चूहे को खाएगा या मतलब बकरी को खाएगा। मतलब इस टाइप से क्या है वो करते रहते हैं। जैसे इसमें मैंने आपको एग्जांपल भी दे रखा है कि जैसे जो पेड़ पौधे हैं उसको कौन खाएगा, खरगोश खाएगा, खरगोश को कौन खाएगा, हिरन खाएगा, और हिरन को कौन खाएगा, शेर खाएगा। तो इस टाइप से जो खाद्य श्रृंखला है वो क्या चलती रहती है। अब एक आ जाता है आपका खाद्य जाल। अभी खाद्य जाल क्या होता है, खाद्य श्रृंखला जैसा ही है परंतु ये डिफरेंट है। इसमें क्या होता है ना, आपको मैं पढ़ के पहले बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी कि खाद्य श्रृंखलाओं का परस्पर जुड़ना ही क्या कहलाता है, खाद्य जाल कहलाता है। खाद्य जाल को सामिश्रित खाद्य श्रृंखला भी कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इन दोनों मतलब जो खाद्य श्रृंखला है अगर वो आपस में जुड़ जाएगी तो वो ही हमारी क्या हो जाती है, खाद्य जाल हो जाती है। मैं इन सिंपल वे में आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा देती हूँ। जैसे एक पेड़ पौधे को खाने के लिए 3 टाइप के जीव आपको उत्पन्न हो जाएंगे। एक होगा आपका हिरन, दूसरा होगा आपका खरगोश, ठीक है, और तीसरा आपको कोई अन्य जीव। तो इस टाइप से ये क्या है, ये एक ही उससे जुड़े हुए हैं। फिर इसको जैसे मैंने आपको इसमें एग्जांपल भी है दे रखा है मैंने इसमें, जैसे कि पौधा हो गया, इसको खरगोश भी खाएगा, बकरी भी खाएगी और टिड्डा भी खाएगा। और इसी खरगोश को कौन खाएगा, बिल्ली, ये बिल्ली लिखा हुआ है, बिल्ली खाएगी। बकरी को कौन खाएगा, शियार खाएगा। टिड्डे को कौन खाएगा, अन्य मांसाहारी जीव खाएगा। तो इस टाइप से क्या है, इनका एक जाल है, परंतु ये क्या है, ये एक पे ही कितने लोग आश्रित है, बहुत सारे जो है वो जीव जंतु आश्रित होते हैं। तो इसमें यही बात कही गई ना कि जब एक ही उत्पादक को अनेक शाकभक्षी खाते हों, इट मीन जो शाकभक्षी होंगे, जो पौधे जो खाता होगा, तो इट मीन्स वो क्या है, उस एक उत्पादक पर ही क्या है, डिपेंड है। इसी प्रकार एक शाकभक्षी को अनेक पराभक्षी खाते हों,
जो क्या करता है, मांस खाता है। यदि कभी एक श्रृंखला स्रोत उपलब्ध ना हुआ तो जीव किसी अन्य खाद्य स्रोत से क्या कर सकता है, ऊर्जा को ग्रहण कर सकता है। मान लीजिए कि बकरी को खरगोश नहीं मिला, ठीक है, खरगोश नहीं मिला, तो वो क्या करेगा, वो अन्य जो इसी की तरह जो जीव होगा उसको खाएगा। तो यही बात कही गई है ना कि ये क्या करते हैं, एक जीव ना मिले तो वो दूसरा स्रोत उसका रहता है ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। लेकिन सरल खाद्य श्रृंखलाओं में जब एक जीव केवल एक ही प्रकार का क्या करता है, आहार स्रोत उपलब्ध हो, तब ऐसा नहीं हो पाता है। तब अगर मान लीजिए कि ये खाद्य श्रृंखला तब नहीं वो कहलाएगी, खाद्य जाल नहीं कहलाएगी, जब एक जीव को क्या हो, एक ही खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो, उसके सामने विकल्प की संभावनाएं ना हो, तो वो हमारी खाद्य श्रृंखला कहलाएगी, खाद्य जाल नहीं कहलाएगी। तो इसमें यही बात कही गई है। और ये खाद्य श्रृंखलाओं का एक नेटवर्क होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि खाद्य श्रृंखला तो आपने ऊपर जैसे एग्जाम्पल में देखा कि पौधे हैं, पौधे को वो खरगोश खाएगा, फिर खरगोश को एक हिरन खाएगा और हिरन को शेर खाएगा। तो ये तो एक प्रकार की सिर्फ खाद्य श्रृंखला है। परंतु जो खाद्य जाल होता है ना, वो आपका एक जो पौधा है उसके पीछे बहुत सारे क्या है, जानवर खड़े हैं, और एक जानवर के पीछे भी, उसके पीछे भी बहुत सारे जानवर खड़े हैं। तो ये आपकी क्या हो जाती है, खाद्य जाल हो जाता है। तो यही है, कभी कभी मानव क्रियाओं द्वारा इन पारस्परिक संबंधों में समस्या उत्पन्न हो जाती है। जो मानव क्रियाएं करते हैं, जैसे कि मानव होते हैं शिकार कर देते हैं। मान लीजिए कि अगर वो हिरन का शिकार करने लग जाते तो हिरन की संख्या कम पड़ जाएगी, तो शेर क्या हो जाएंगे, भूखे मरने लग जाएंगे। और जब वो शेर भूखे मरने लग जाएंगे तो बाकी जो अन्य जीव है उनमें संतुलन नहीं रहेगा। जैसे मान लीजिए कि अगर बिल्ली ना हो तो चूहे की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जब चूहे की संख्या बढ़ेगी तो क्या करेगी, महामारी तो फैलेगी ना उससे। तो इसलिए कहा है ना कि मनुष्य की कभी कभी जो मनुष्य ऐसी क्रियाएं करता है ना, तो जिसके कारण इनमें क्या हो जाता है, कभी कभी असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जो क्या करती है, समस्या उत्पन्न करती है, जिससे विभिन्न प्रजाति क्या हो जाती है, संकटग्रस्त हो जाती हैं। और इस प्रकार खाद्य जाल किसी पाइतंत्र में एक दूसरे से संयोजित खाद्य श्रृंखलाओं का जो नेटवर्क है, एक जंतु विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं का क्या करता है, सदस्य होता है। तो यही इसमें मैंने एग्जांपल आपको एक्सप्लेन कर दिया पहले ही कि पौधे को मान लीजिए कि खरगोश भी खाता है, बकरी भी खाती है और टिड्डा भी खाता है। तो ये एक ही खाद्य पर क्या है कि बहुत से जीव क्या है, डिपेंड है। और ऐसी खरगोश को क्या खाएगी, बिल्ली खाएगी या फिर हिरन खाएगा। मतलब हिरन तो वैसे वो होता है, शाकाहारी होता है, बट मैं आपको एज अ एग्जाम्पल बता रही हूँ। तो कहीं कहीं पे अगर मैंने एग्जाम्पल देने में आपको कुछ ऊपर नीचे कर दिया हो तो आप इसको थोड़ा सा मतलब लेकर चलना कि हाँ वो एज अ एग्जाम्पल था। अब नेक्स्ट आपका जैव रसायन भू चक्र। तो इसमें क्या है, भू रसायन चक्र। तो इसमें क्या होता है ना कि जैव भू रसायन चक्र, जिसे भू रसायन चक्र भी कहा जाता है, इसको हम मतलब हाँ आप या तो आप जैव भू रसायन कह लीजिए या भू रसायन चक्र कह लीजिए, एक ही बात है। इसमें प्राकृतिक या जैविक कारण से पृथ्वी के तत्व का एक सकल में चक्र चलता रहता है, उसे ही जैव भू रसायन चक्र कहते हैं। अब ये भी आपके चार चार प्रकार के हैं। एक तो आपका जलीय चक्र हो गया, ऑक्सीजन चक्र हो गया, या कार्बन और नाइट्रोजन चक्र। हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे। इट मीन जो पृथ्वी के तत्व का एक तरीके सर्कल चलता रहता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। जैसे कि आपका जो तालाब है, तालाब में पानी का वाष्पोत्सर्जन हुआ, इवेपोरेशन हुआ, तो सूरज की किरणें ने क्या कर लिया, उसको वेपोरेट कर दिया, और वेपोरेट करने पर वो क्या हो गई, बादल में परिवर्तित हो गई। फिर जब बादल में संघनता बढ़ी तो उससे क्या हुआ, बादल बारिश में बदल गया, मतलब कि बारिश करने लग गया बादल। तो उससे क्या हो गया कि वापस से वो जल में मतलब तालाब में क्या हो गया, वो पानी आ गया। तो यही वो बात कही गई ना कि जैव भू रसायन चक्र की यही चक्र प्रक्रिया है, जिसमें क्या होता है ना कि पृथ्वी के तत्व जो होते हैं उनका एक तरीके से सर्कल चलता रहता है, उसी को हम भू रसायन चक्र कहते हैं, भू रासायनिक चक्र। अब ये चार प्रकार के हैं, जलीय चक्र, ऑक्सीजन चक्र, कार्बन चक्र और नाइट्रोजन चक्र। अब जलीय चक्र में तो मैंने आपको बता ही दिया कि जल के बिना जीवन असंभव है, और जल जीवों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसके अंतर्गत सूर्य प्रकाश से समुद्री जल तथा वनस्पतियों में निहित जल वाष्प बनता है। तो इसमें यही है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब तालाब में जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो वो क्या होती है, इवेपोरेट होती हैं, और वेपोरेट होकर क्या होने लग जाता है, वो बादल में परिवर्तित होता है। और फिर बादल क्या करते हैं, सघन होने पर, जैसे सघन होने पे क्या करने लग जाती है, फिर वो बारिश करने लग जाती है, तो वो वापस से जल क्या आ जाता है, वापस से वो तालाब में आ जाता है। तो इसमें यही लिख रखा है ना कि वर्षा जल का कुछ भाग पुनः वापस वाष्प में बदल जाता है, और वह कुछ भाग भूमिगत हो जाता है, और शेष जो होता है वो समुद्र में पहुंचकर चक्र को पूरा करता है। तो इस टाइप से जो फिर बादल जो बनता है, तो बारिश होती है, तो वो कुछ कुछ जल डिवाइडेड भी तो हो जाते हैं ना, कुछ जल तो ऐसी भूमि पे पड़ जाते हैं, मतलब कि भूमि पर गिरते हैं तो वो वेस्ट हो गए, और फिर कुछ जल जो समुद्र में जाकर क्या करते हैं, वो पूरा एक तरीके से चक्र को फिर वापस से करते हैं। तो इस टाइप को जलीय चक्र को
आपने समझ लिया। ये 4 प्रकार के, तो ये 4 प्रकार के जो हम चक्र पढ़ रहे हैं उनमें ये फर्स्ट था। सेकंड आपका है ऑक्सीजन चक्र। अब ऑक्सीजन का चक्र कैसे होता है, जैसे कि आप जानते हैं कि जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो हमारी पृथ्वी पर कितनी 21% है, और जो नाइट्रोजन है वो आपका 78% है। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ है ना कि ऑक्सीजन चक्र ये होता है कि जैसे पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करते हैं और जो O2 होते हैं उसको क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। तो इसमें यही बात कही है ना कि ऑक्सीजन को जीवनदायी गैस भी कहते हैं। और हरे पौधे जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो जलीय अणुओं का विमोचन होता है और ऑक्सीजन मुक्त होती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो वो पेड़ पौधे हैं वो क्या करते हैं, O2 को रिलीज ही तो करते हैं ना, उसको मुक्ति तो करते हैं। और वायुमंडल में इसकी जो मात्रा है वो 21% होती है। ऑक्सीजन आणविक रूप से जल और ऑक्सीजन के रूप में पाई जाती है और इसके अतिरिक्त कैल्शियम कार्बोनेट और आयरन ऑक्साइड आदि विभिन्न रूपों में पाए जाते हैं, पौधों द्वारा उत्पन्न होती तथा वायुमंडल में लौटा दी जाती है। तो ये भी एक तरीके से चक्र चलता रहता है कि वो जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, CO2 लेते हैं और O2 को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। फिर ऐसी जो हम होते हैं, जो CO2 जो वायुमंडल में हमारे होती है, हमारी जो क्रियाएं करते हैं हम, जो विभिन्न चीज़ों की जो मानवीय क्रियाएं होती है उसके कारण जो CO2 रिलीज होती है, फिर CO2 को कौन कंज्यूम करता है, पेड़ पौधे, फिर वो O2 को क्या करती है, वो करती है, रिलीज करती है, मतलब ठीक है। तो वही पेड़ पौधे कंज्यूम करते हैं CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को, और रिलीज क्या करते हैं, O2 को, ऑक्सीजन को। तो ये चक्र इसी टाइप से चलता रहता है। तो इसका यह चक्र लगभग 2000 वर्ष में पूरा होता है एवं पुण्य चक्र इसका चक्र प्रारंभ हो जाता है। तो इस टाइप से ये चक्र हमारा चलता रहता है। अब हम देखते हैं कार्बन चक्र। अब कार्बन चक्र में क्या होता है कि पारिस्थितिक तंत्र प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, अपघटन और दहन के माध्यम से कार्बन का चक्रण करते हैं। इट मीन जो हम सांस लेते हैं उसमें भी हम क्या करते हैं, CO2 को रिलीज करते हैं, है ना, हम CO2 छोड़ते हैं ना और O2 को ग्रहण करते हैं। तो यही है। या फिर हमारा जो अपघटन हो गया, या फिर प्रकाश संश्लेषण, या जो हम आग लगाते हैं, तो आग लगाते हैं मतलब जो लकड़ियाँ जलाते हैं तो उससे भी जो CO2 रिलीज होती है, के माध्यम से कार्बन का चक्रण होता है। वायुमंडल, महासागर, जीवित जीवों के बीच कार्बन की गति को कार्बन चक्र के रूप में जाना जाता है। और कार्बन चक्र में शामिल प्रक्रियाएं आपका प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, CO2 की नीड होती है। ऐसे श्वसन हो गया, श्वसन के टाइम पे भी क्या होता है, जो CO2 रिलीज होता है और जो आपका विसरण हो जाता है। और अपघटन आहार श्रृंखला, ठीक है। तो ये इस टाइप से जो आपका ये चक्र चलता रहता है, कार्बन का चक्र। अब ये जो नाइट्रोजन चक्र है, तो वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% होता है और वायुमंडल ही नाइट्रोजन का मुख्य स्रोत होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारी पृथ्वी पर एक तरीके से जो तत्व है वो क्या है, नाइट्रोजन है। लेकिन जीव वायुमंडल इस नाइट्रोजन को सीधे ग्रहण नहीं कर सकता। हम जो हैं इसको सीधे ग्रहण नहीं करते। हमारा आपने सुन रखा कि हम नाइट्रोजन को ग्रहण करते नहीं ना, परंतु इसको इनडायरेक्ट वे में ग्रहण किया जाता है। वो मैं अभी आपको बताऊंगी किस तरह से। जैसे कि केवल कुछ जीवाणु, जल व भूमि में रहने वाले नीले हरे शैवाल तथा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले एक जीव ही नाइट्रोजन का सीधे उपयोग कर सकते हैं। इनमें जो जीवाणु हैं या फिर जो जल वल में जो नीले हरे शैवाल होते हैं, ये सभी डायरेक्ट रूप में नाइट्रोजन का उपभोग कर पाते हैं, पर जो मनुष्य है वो डायरेक्ट वे में नाइट्रोजन का उपभोग नहीं कर सकता, उसको इनडायरेक्ट वे में उपभोग करना पड़ता है। आपने सुन रखा होगा ना कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण मतलब कि जो राइबोसोम होता है, सबसे ज़्यादा जो फलीदार उसमें होता है, फलीदार पेड़ पौधों में होता है। तो वही है ना कि इसमें ये क्या करता है ना, उसको चेंज कर देता है। किसमें, अभी जैसे इसमें लिख रखा है कि पौधे नाइट्रेट आयरन को अमीनो समूह में बदलते हैं, जिसे पौधे जमीन से ग्रहण करते हैं। और पौधों से नाइट्रोजन क्या करते हैं, शाकाहारी प्राणियों में, और उनसे मांसाहारी प्राणियों के शरीर में क्या आता है, पहुंचता है। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार जो पौधे होते हैं उसको नाइट्रेट आयन को किस में परिवर्तित कर देते हैं, अमीनो समूह में। और फिर जो क्या होते हैं, जो पौधे होते हैं, अगर मनुष्य जब उसको खाता है, जो फल सब्जी ये सब खाता है, तो वो क्या करता है, ये सबसे ज़्यादा फलीदार पेड़ पौधों में पाया जाता है जो नाइट्रोजन होता है, ठीक है। और उसको जब मनुष्य ग्रहण करता है तो उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन की मात्रा पहुंच जाती है, परंतु किस उस रूप में, अमीनो रूप में। तो यही है कि वो डायरेक्ट वे में उसको ग्रहण नहीं करता। जल एवं भूमि में उपस्थित नाइट्रेट भी नाइट्रोजन के मुक्त स्रोत हैं। पौधे नाइट्रेट का अवशोषण कर उन्हें अमीनो अम्ल में बदलते हैं तथा प्रोटीन में बदल देते हैं। जब प्रोटीन में बदलते हैं तो हम उसी रूप में उसको प्रोटीन को लेते हैं। आप सुनते होंगे कि दालों में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, तो वो किस वे में हम लेते हैं, उसको प्रोटीन के रूप में नाइट्रोजन को हमारा जो शरीर है वो ग्रहण करता है। तो आई होप आप समझ चुके होंगे। ये आपकी 9th क्लास की साइंस की बुक में भी आपने, अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया होगा तो आया होगा। बाकी मेरे एग्जाम में आया था तो मुझे याद है, तो मैंने इसलिए आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है।
जिन्हें प्राणी ग्रहण करते हैं, और मृत पेड़ पौधे व जंतु के शरीर से स्थित नाइट्रोजन कार्बनिक पदार्थ तथा उत्सर्जित पदार्थों पर जीवाणु क्रिया करके उन्हें पूर्ण नाइट्रेट में बदल देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो नाइट्रोजन का वो जो चक्र है वो चलता रह रहा है। कैसे? जैसे कि नाइट्रोजन है, पेड़ पौधे से हमारे शरीर में किस रूप में आई? अमीनो रूप में, मतलब कि प्रोटीन के रूप में आई, ठीक है। और प्रोटीन के रूप में हमने ग्रहण करी, फिर जब मनुष्य का दहन मतलब वो हो जाता है, मर जाता है मनुष्य या जीव जंतु कोई मर जाता है, तो उसके ऊपर जो कार्बनिक जो अणु होते हैं, मतलब जो लग जाते हैं कीड़े जीव जंतु, तो उसको कार्बनिक में चेंज कर देते हैं। तो वो क्या किस रूप में उत्सर्जित पदार्थों पे वो क्या करता है, तो वो पुनः उसको किस में चेंज कर देता है? नाइट्रेट में बदल देता है। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये जो चक्र है नाइट्रोजन का वो चल रहा है, जिन्हें पौधे पूर्ण ग्रहण करते हैं, और यह चक्र क्या करता है? पुनः चलता रहता है। इसी टाइप से जो ये नाइट्रोजन की जो प्रक्रिया है ये चलती रहती है। तो आपने देख लिया कि जो हमारे ये थे, क्या कहते हैं, पाईतंत्र के जो प्रकार थे, मतलब जो कार्य थे पाईतंत्र के, वो क्या कहते हैं? ऊर्जा प्रवाह करना था, खाद्य श्रृंखला को एक तरीके से प्रोवाइड करवाती है, खाद्य जल बनाती है, और जैव भू रसायन चक्र चलता रहता है इसमें। अब हम देखते हैं कि जो आपके पाईतंत्र हैं इसके इतना महत्वपूर्ण क्यों है, जो पारिस्थितिक तंत्र है वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों रखता है। तो इसमें यही है ना कि निम्नलिखित बिंदु साथ ही उनसे जुड़े सभी नियम और कारक आपको यह पारिस्थितिकी के महत्व को समझाने में मदद करेंगे। अब वो क्यों महत्वपूर्ण है इतना, क्यों जो परितंत्र है वो इतना ज़्यादा हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं परितंत्र का अर्थ ही क्या होता है कि जो जीव जंतु होते हैं, निर्जीव हो या सजीव हो, दोनों आपस में जो अंतःक्रियाएं करते हैं उसी को हम पारितंत्र कहते हैं। और पारिस्थितिक तंत्र पदार्थ और ऊर्जा को संरक्षित करते हैं और सिस्टम के माध्यम से बहने वाली ऊर्जा को संतुलित भी करते हैं, क्योंकि यह एक जीव से दूसरे जीव में क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। जैसे कि आपने अभी ऊर्जा प्रभाव में पढ़ा भी कि ये क्या करते थे, एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा का प्रभाव चलता रहता है। और पदार्थ का क्या होता है? पुनः चक्रण भी होता है, ठीक है। जैसे कि अभी आपने जलीय चक्र पढ़ा और या फिर आपने नाइट्रोजन का कार्बन का पढ़ा, तो ये सब किस टाइप के जो पदार्थ है वो वापस से उनका रिसाइकल होता है। तो ये स्टेप इसलिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं जो हमारे पारिस्थितिक तंत्र है। जीव मंडल परस्पर जुड़े पारिस्थितिक तंत्र का एक संग्रह है। परिणाम स्वरूप हम कह सकते हैं कि जीव मंडल, जिसे पारिस्थितिक तंत्र मंडल भी कहा जाता है, तो पारिस्थितिक मंडल भी कहा जाता है, सभी वैश्विक पारिस्थितिक तंत्रों का योग है, जिसमें आपका जैसे ये निम्न घटक आ जाते हैं, समुदाय हो गया, जैविक घटक हो गए और अजैविक घटक होगा, जिनको अभी हमने बहुत अच्छे से विस्तार पूर्वक ऊपर पढ़ा भी। यह जंगली पौधों और जानवरों के लिए आवास के रूप में कार्य करता है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये हमें क्या करता है? आवास प्रोवाइड करवाता है। जो वनपाई तंत्र है तो हमें क्या करता है? आवास ही तो प्रोवाइड करवाता है ना। तो ये इसलिए भी क्या है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है पारिस्थितिक तंत्र। यह विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं और खाद्य जालों के विकास को प्रोत्साहित करता है। तो ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमें क्या करता है? खाद्य प्रोवाइड करवाता है। यह महत्वपूर्ण पारिस्थितिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है और जीवन को बढ़ावा भी देता है। आवास प्रोवाइड कराता है, खाद्य प्रोवाइड कराता है, और जैविक और अजैविक घटकों के बीच पोषक तथा पूर्ण चक्रण में भी शामिल होता है। तो अभी आपने देखा भी, आपने 4 चक्र पढ़े, जिसमें आपका क्या था? जलीय चक्र का था, नाइट्रोजन चक्र था, कार्बन चक्र था। इन सब के बारे में आपने देखा अभी। यह पारिस्थितिक तंत्र के नियमित ऊर्जा प्रवाह को संरक्षित करने में सहायता करता है, जिसमें कार्बन ऊर्जा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और जल चक्र क्या है? शामिल है। तो आप देख सकते हैं कि किस लिए जो पारिस्थितिक तंत्र है वो इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब हम इसके एक तरीके निष्कर्ष को देख लेते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र जीवित जीवों और उनके पर्यावरण के बीच एक जटिल परस्पर क्रिया है। आपने जैसे इसकी डेफिनेशन जो है, ये इसके डेफिनेशन को आप ये भी लिख सकते हैं कि ये क्या है? जो जीवित जीव होते हैं उसके एक तरीके से जटिल परस्पर क्रिया है, जिसमें जीवित और निर्जीव घटक शामिल होते हैं, और जैविक घटकों में उत्पादक, उपभोक्ता, जैसे कि आपके इसमें आ जाते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक। आपने देखा भी कि प्राथमिक है, मान लीजिए आपके जैसे कि इसके में आप 3 टाइप से मैंने आपको इसको पढ़ाया था कि शाकाहारी, मांसाहारी और क्या? सर्वाहारी। शाकाहारी में जैसे हिरन आ गया, खरगोश आ गया, ये आ गया, और मांसाहारी में आपके शेर आ गए, ये सब आ जाता है। और ऐसे आपका सर्वाहारी में दोनों प्रकार के जो मनुष्य होते हैं, ठीक है। अजैविक घटकों में हवा, पानी, मिट्टी, सूर्य का प्रकाश, तापमान जैसे कारक शामिल होते हैं। पर्वत, पहाड़, ये सब आपके शामिल हो जाते हैं अजैविक घटकों में। पारिस्थितिक तंत्र पारिस्थितिक प्रक्रियाओं को विनियमित करने, पोषक चक्र, ऊर्जा प्रवाह और कार्बनिक घटकों को संश्लेषित करने जैसे महत्वपूर्ण कार्य करता है। तो ये आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो पारिस्थितिक तंत्र है वो हमारे आवास के लिए, खाद्य पदार्थों के लिए, हमारे एक तरीके से जीवन जीने का एक तरीके से इसी के अंदर हमारा चक्र चलता है।
पारिस्थितिक तंत्र दो मुख्य प्रकार के हैं, एक तो स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र और जलीय। और वैसे मैंने आपको वन पारिस्थितिक तंत्र के बारे में भी पढ़ाया और ऐसे ही घास पारितंत्र के बारे में पढ़ाया था। तो ये थोड़ी जो टंग है वो थोड़ी स्लिप हो जाएगी, तो आप उसको नेगलेक्ट करना। तो मैंने इसमें आपको दो मुख्य प्रकार इसमें दे रखा है, एक तो स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र और जलीय पारिस्थितिक तंत्र। जो स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र है उसके अंदर आपका जंगल आ गए और घास के मैदान आ गए या टुंड्रा या रेगिस्तान आ गए। और फिर जो जलीय पारितंत्र है उसके अंदर मीठे जल, तालाब, नदियाँ, झील ये सब आ जाता है, ठीक है, महासागर। ये पारिस्थितिक तंत्र परिस्थितिक संतुलन बनाए रखने और पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने में क्या करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि इसमें क्या करते हैं, एक जीव दूसरे जीव पर क्या करता है, एक तरीके से निर्भर होता है और आपस में क्या कर रहे होते हैं, परस्पर क्रियाएं कर रहे होते हैं। तो आपने देख लिया ये। अब नेक्स्ट वीडियो आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आएगी, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। ये मे बी आपका ना जो चैप्टर है ना, ये आपका जो 3rd और 4th चैप्टर है, इसके अंदर से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके बन के आ रहे थे, मैंने उनको इसमें कंप्लीट करवाने की कोशिश की है, ठीक है। तो हमने इसके अंदर आपको मैं क्वेश्चन एक बार दिखा देती हूँ। इसके अंदर हमने देख लिया कि पाइथन है क्या, फिर इसके हमने घटक या संरचना आप कह लीजिए, इसके बारे में देख लिया। इसके कार्यों के बारे में हमने पढ़ लिया, जो आपके ऊर्जा प्रवाह, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, ये सब हमने देखा था। हमने इनके प्रकारों का देख लिया कि जो टुंड्रा वो था पारितंत्र था, या घास का पारितंत्र था, मरुस्थलीय पारितंत्र, इन सब चीज़ों के बारे में। और इनको परिभाषा भी हमने देखी है और इसके महत्व और खतरों का हमने ये चीज़ें भी कर ली, बता दी मैंने आपको। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इस चैनल को, जो ये वीडियो है, अपने फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर करें, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया अभी स्टार्टिंग में कि आपकी जो सिलेबस है, मतलब जो आपकी बुक है सोल की, उसमें आपको टोटल 10 चैप्टर दिए हैं। आपके फर्स्ट सेमेस्टर में भी यही 10 चैप्टर हैं और आपके जो सेकंड सेमेस्टर है उसमें भी सेम यही चैप्टर है। तो आप कंफ्यूज मत हो, आप दोनों पढ़ लीजिए ना, क्योंकि आपका आखिर में पढ़ना तो है ही फर्स्ट ईयर का एक तरीके से कम्प्लीटली देखा जाए तो ये कोई मतलब आपके लिए कोई वो नहीं रहेगा। बट हाँ, अगर कोई इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती है तो मैं आपको ज़रूर इसको देने की कोशिश करूँगी। हाँ, अगर वैसे तो मुझे तो लगता है कि आपको दोनों ही पढ़ने चाहिए, मतलब सारे ही चैप्टर आपको पढ़ लेने चाहिए, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि आपकी जब दिया है फर्स्ट सेमेस्टर के उसमें 10 के 10 तो आपके लिए होंगे ज़रूर, तभी दिया हुआ है, तो इसलिए। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।